क्या 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में एक दूसरे से दूरियां बना चुका गुपकार अलायंस और उसके दो खास अलायंस पार्टनर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक बार दोबारा से इफ्तार पार्टीज के बहाने नजदीकियां बढ़ा रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन पार्टी पीडीपी और सरकार चला रही नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, या फिर ये केवल इफ्तार पार्टीज और ईद का बहाना है? आज का विचार विमर्श इसी पर, और मेरे साथ हैं मेरे सीनियर कलीग और कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली फयाज साहब और मेरे एक और सीनियर सहयोगी पवन शर्मा जी। सबसे पहले फयाज साहब के पास। फयाज साहब, ईद आ रही है और ईद हमेशा खुशियां लेकर आती है और लोग कहते भी हैं ईद मिलन। तो इफ्तार पार्टीज के बहाने क्या पीडीपी और एनसी का ईद मिलन चल रहा है? क्योंकि बहुत देर बाद देखा है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं, और एक बार पीडीपी की इफ्तार पार्टी में तो दूसरी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तार पार्टी में। दर्शकों को पहले ईद मुबारक देंगे हम एडवांस में हमारे चैनल की तरफ से, और उसके बाद जो आपका सवाल है वो ये कि इफ्तार पार्टी पे ये लोग मिल रहे हैं, जिसको हम इफ्तार बोनहमी कहते हैं जर्नलिस्ट। तो ये एक सही बात है कि काफी मैं कह रहा हूँ काफी मुद्दत के बाद ये लोग आपस में मिल रहे हैं। अभी इनके तलखियां बहुत नजदीकी वक्त में हमने देखी हैं। लोकसभा वाले इलेक्शन में, असेंबली वाले इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी की है। ऑन नो होल्ड्स बार्ड ये लोग चले गए, और फिर उसके बाद ये जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन जीता और उसके बाद ये मुहिम ज्यादातर चली ट्विटर पे, फेसबुक पे, मीन्स के सोशल मीडिया पे। ये एक दूसरे के खिलाफ तलखियां, बयानबाजियां, इल्जामात वगैरह ये सब लगा रहे थे। और इसके साथ साथ दूसरी भी जो पार्टीज थी जो इलेक्शन में हार चुकी हैं, एक आध इनके एमएलए आ चुके हैं असेंबली में, और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका कोई आया ही नहीं है, ये तो बड़ी हद तक साइडलाइन मार्जिनलाइज हो गए हैं। ये बात सही है। अब ये है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। पहली बात ये है कि कश्मीर में एक कल्चर यहाँ से रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के पास जाती हैं, जब उनको दावत मिल जाती है तो खासतौर से ऐसे मौकों पे ये लोग जाते हैं। इवन जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है या कोई और वाक्य होता है तो उस वक्त भी ये लोग जाते हैं। लेकिन काफी मुद्दत से ये सिलसिला बंद हो चुका था, ये एक दूसरे के पास नहीं जाते थे। अब ये पहली बार है कि जो चीफ मिनिस्टर ने जम्मू में 22 तारीख को इफ्तार पार्टी यहाँ पर इसका इंतजाम किया, तो इसमें खासतौर से पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती अलॉन्ग विद जो उनके करीबी साथी हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो वो यहाँ पे खुद आई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसमें खुद थे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तो होस्ट थे ही थे जी। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी है जो हमारे टॉप मौजू नहीं है लेकिन बात बताना वो भी जरूरी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहली बार इन्होंने किसी पॉलिटिकल इफ्तार में पार्टिसिपेट किया, और पहली बार जब से भी ये जम्मू कश्मीर में आए हैं तब से उन्होंने एक ऐसी पार्टी में पार्टिसिपेट किया जिसमें नॉन वेज भी था। हालांकि उन्होंने सिर्फ वेजिटेरियन खाया, लेकिन पहली बार ये वहां पे शामिल हो गए। यार मुझे लगता है व्यास साहब शायद कारण ये भी हो कि जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर आए थे उसके बाद यहाँ पर चुनाव ही नहीं हुए, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, और जब पॉपुलर गवर्नमेंट बनी तो उसके मुखिया चीफ मिनिस्टर होते हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर उनको इन्वाइट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको जाना भी चाहिए था, और वह गए भी, और अच्छा भी लगा कि उन्होंने इफ्तार पार्टी में जो है शिरकत की और वहां गपशप भी हुई। अब पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी हमेशा से कहते हैं कि ईद मिलन, दिवाली मिलन, त्योहार कई बार बहुत सारी पुरानी तलखियां, पुरानी जो है रंजिशें होती हैं उनको बुलाकर मिला देते हैं, और इफ्तार पार्टी पर वापस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का साथ मिलना, एक दूसरे की पार्टीज में जाना, क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नजदीकियां वापस हो रही हैं और जो दूरियां हो गई थी चुनावों के कारण वो कम हो गई है, या फिर केवल दिखावा था दूरियों का और अंदर से नजदीक थे? क्या लगता है आपको? देखिए, ईद पे जो इफ्तार पार्टी होती है, पहले तो ईद की सभी को बहुत बहुत बधाई द न्यूज रूम 24 आवाज की तरफ से। ईद के ऊपर इफ्तार पहले भी होती थी, पहले भी एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं पिछले, जब से धारा 370 को हटाया गया,
पहले पीडीपी और बीजेपी की करीबियां थी, तो उस समय भी तलखियां बहुत थी। फिर उसके बाद गवर्नर रूल, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल रहा, तो बीच में एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत ज्यादा था। एक अलायंस भी बना जिसे पीजीटी, एक क्या बोलते हैं, गुपकार अलायंस, है ना। पीएचडी। तो उस समय फिर नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा तलखियां हो गई थी। अब सरकार बन गई है, विपक्ष में पीडीपी है, संख्या भले ही कम है, लेकिन अब जो इफ्तार के ऊपर एक दूसरे का आना जाना शुरू हुआ है, अच्छे संकेत हैं। अ, अपने दिल के अंदर दुख जो होते हैं वो अलग जगह पे हैं, लेकिन त्योहारों पे आना जाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लग रहा है, जैसा फयाज साहब ने हिंट किया है वो सही है, कि ये जो इस समय पे अचानक जो है एक दूसरे के पे आना जाना शुरू हुआ है, इसके पीछे कहानी कुछ और भी है। जैसा आपने अभी मुझे सवाल किया था कि इसके पीछे की और क्या मंशा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये जो दूरियां थी ये अब नजदीकियों में आ रही हैं, और अब देखते हैं आगे नहीं इसका क्या पवन जी, परिणाम आते हैं। सवाल में मेरा ये भी था एड ऑन कि क्या वाकई में दूरियां थी या केवल दिखाने के लिए ही दूरियां थी? नहीं, दूरियां थी, दूरियां मैं बताता हूं कब थी। जब इलेक्शन थे, इलेक्शन के समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पीडीपी ने जमकर भड़ास निकाली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के खिलाफ जमकर बोला था, क्योंकि एक ही पार्टी को वहां से जन लोगों का साथ मिलना था, और पीडीपी को साथ ना मिले उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितना भी प्रचार होता था वो किया था। पार्टी के खिलाफ भी बोला था, एक दूसरे के प्रति भी बोला था। अगर आप कहो दूसरी भाषा में, अगर मैं कहूं, तो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। तो वही हाल पीडीपी का भी था। लेकिन चुनावों के बाद की जो स्थिति अब बदल रही है, वो थोड़ा अच्छा संकेत लग रहे हैं कि अब जो दूरियां थी वो काफी नजदीकियां हो रही हैं। फयाज साहब कहते हैं कि पॉलिटिक्स में एनालिसिस जरूरी होते हैं, और एनालिसिस बहुत हद तक सही भी बैठते हैं अगर एनालिस्ट सही हो। तो आप तो बहुत बेहतर पॉलिटिक एनालिस्ट है। क्या पीडीपी का कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नजदीकी बनाने में कोई खास फायदा हो सकता है आने वाले समय में? आप क्या देखते हैं? अपरेंटली भी नहीं है, लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि पॉलिटिक्स में मुस्तकिल दोस्त नहीं होते हैं, न मुस्तकिल दुश्मन होते हैं। ये लोग मिलते रहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जैसे पवन जी ने भी कहा कि पीएचडी बनने के बाद, ये बिखरने के बाद ये एक दूसरे से दूर हो गए थे, फिर इनकी तलखियां रही, पिछले 2-3 साल इनकी तलखियां रही, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो काफी ऊंचे नॉचेस पे चली गई, खासतौर से इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट्स के बाद और कुछ मिस्टर वहीद परा के बयान के बाद, इधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मिस्टर तनवीर सादिक हैं उनके बयान के बाद, दोनों अतराफ के बयान के बाद ये तलखियां तो अपरेंटली काफी बढ़ गई थी। अब ये अचानक है, तो इसमें इन्होंने एक ऐसा लग रहा है कि दोस्ती का हाथ एक दूसरे के साथ बढ़ा रहे हैं। अभी तक अगर हम देखेंगे तो पीडीपी का इसमें कोई फायदा नहीं है, अदर देन दिस कि कोई इनके काम किसी पे जगह पे होंगे, मतलब इस टाइप के काम जो नॉर्मली वैसे भी नहीं रुकते हैं। इनका यहाँ पे रोटेशन में ये होता है, कभी पीडीपी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये आम मतलब इंप्रेशन के बरक्स ये एक दूसरे का काम करते रहते हैं। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इनका ही रहता है जब सरकार होती है ना। फॉर एग्जांपल इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, पीडीपी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है ना इसमें, बिल्कुल। ये अपॉइंटमेंट्स, और पीडीपी सरकार में एनसी का था, बहुत सारी चीज एग्जैक्टली ये एक रोटेशन में होता है। यहाँ पे यही सिस्टम रहा है। कभी कभी ये लग रहा था कि सिस्टम शायद बदल गया है, अब ये भी वेस्ट बंगाल की तरह और तमिलनाडु की तरह वो इंतकामी सियासतगिरी यहाँ शुरू करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ केसेस, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। तो अभी तो ये इसके पॉजिटिव सिग्नल्स जा रहे हैं, क्योंकि ईद के मौके पे हैं और सभी तनकीद कर रहे हैं इस चीज की कि जामे मस्जिद को मुकफल किया गया, वहां पे शब कद्र की तकरीबात नहीं होने दी गई, आखिरी जुम्मा की जुम्मतुल वदा की तकरीबात नहीं होने दी गई। इसमें इक्वल क्रिटिसिज्म आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सभी लोगों का इसमें आ रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये फैसला लेने वाला होम डिपार्टमेंट है जो सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं है, दिल्ली के पास है। इसलिए ये दो लोग इस पे क्रिटिकल हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली। ये आमतौर पर टारगेट भी कर सकते थे, जैसे कि उन्होंने थोड़ा शुरू भी किया था पीडीपी ने, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दी। ये डायरेक्शन ने दिल्ली की तरफ ले ली, तो इनका जो ग्रीवेंस है ये एलजी को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, इस चीज को लेकर के। ये जो जामे मस्जिद पे ताला लगा जुम्मतुल विदा पे और शब कद्र पे,
तो पवन जी बहुत अच्छे तरीके से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में तो फयाज साहब समझा रहे हैं। पवन जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस का हाल ऑलमोस्ट प्याज की तरह है, किसी भी सब्जी में एडजस्ट कर लेते हैं, मगर जो वैष्णव होते हैं वो प्याज से दूर है। और ऐसे में बीजेपी केवल ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस से दूर है। और कांग्रेस के हमने लोगों को देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तार पार्टी में भी नजर आए, पीडीपी की इफ्तार पार्टी में भी नजर आए और कुछ और इफ्तार पार्टियों में भी नजर आए। तो कांग्रेस को किस तरह से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नजदीक है, या अंदर अंदर से पीडीपी से भी दोस्ती उतनी ही है? देखिए, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कांग्रेस के, आपने जम्मू कश्मीर बजट विधानसभा का पूरा सत्र कवर किया, देखा आपने कांग्रेस किस मोड पे थी? साइलेंट मोड पे। मुझे लगा ही नहीं कांग्रेस के 6 विधायक हैं। कांग्रेस ने जो बयान दिए केवल बीजेपी के खिलाफ दिए, उसके अलावा किसी के ऊपर नहीं बोले, कुछ नहीं बोला, लोगों के मुद्दे है ही नहीं। 6 लोग जो है वो अलग अलग विधानसभा को, उनको वो नेतृत्व करते हैं अपने लोगों का, उनके मुद्दे कहीं नहीं थे। आज आके भाजपा के ऊपर प्रहार था, सरकार के साथ हाँ थी, विपक्ष के साथ भी हाँ थी, जो दूसरे पार्टियां कश्मीर केंद्र थी। तो अब इन हालातों में कांग्रेस के पास है ही कुछ नहीं, क्या करेंगे? ठीक है, उन्होंने बुलाया वो चले गए, दूसरे ने बुलाया वहां भी चले गए। कहानी यह है कि कांग्रेस के जितने भी लोग जीते हुए हैं, जम्मू संभाग से सिर्फ एक व्यक्ति जीता हुआ है, 5 लोग वहां से हैं। अब ये देखने वाली बात है कि उन 5 का सुर जो है वो वहां की पार्टियों के साथ मिलता है। जम्मू संभाग से एक जीते हैं, वो किसी खाते में नहीं आते हैं। हालांकि उन्होंने 2-3 बार मुद्दे उठाए हैं अपने विधानसभा के, लेकिन कश्मीर से मैंने किसी को नहीं देखा उठाते हुए। तो अब इफ्तारी में एक दूसरे के जाना कांग्रेस के लिए, वो साइलेंट मोड पे है तो साइलेंट मोड पे चल रहे हैं, हम आपके साथ, आप हमारे साथ, अगर किसी और ने बुलाया तो उनके भी साथ, सिवाय भाजपा के। और जिस तरह से वो प्याज वाली आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्याज से परहेज तो बीजेपी को है, तो बीजेपी के बाकियों में साथ तो वो एडजस्ट जा हो नहीं जाते सकते हैं, हैं। बाकियों में एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप। बाकियों में एडजस्ट कर लेते हैं, वो हर सब्जी में चलने के लिए तैयार है। लेकिन करें क्या, स्थिति ऐसी है ना, अब उनके लिए वो वाली स्थिति नहीं है। हालांकि इनके जो दिग्गज जीते हुए हैं, जीए मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मंत्री रहे हैं, तारिक अहमद करा इस समय स्टेट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ पीरजादा मोहम्मद सईद, तो काफी अच्छे लोग भी जीते हुए हैं जिनका नाम था, बिल्कुल। लेकिन वो गुम है, सदन में भी गुम है, बाहर भी गुम है। अब इफ्तारी में जाके मजा ले रहे फयाज हैं तो साहब वो के बात पास अलग। आते हैं। फयाज साहब, जो इफ्तार पार्टियों में मिलन हुआ महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला का 2-3 बार, और इनके आपसी बाकी नेता भी मिले, लगता है कि असेंबली के जो बिल्स और रेजोल्यूशन अभी आने हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। कहीं पीडीपी की सपोर्ट चाहती होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, या पीडीपी के मेंबर का कोई रेजोल्यूशन है तो वो एनसी की सपोर्ट चाहता होगा? आप यकीन मानिए इस बात का कि ये जो रेजोल्यूशन वगैरह आते हैं, ये पब्लिक कंजप्शन के लिए आते हैं जी। इन्हें मालूम है। आप देखें ना किस किस्म के रेजोल्यूशन आते हैं। कल भी हमने इस पे बात की, रेजोल्यूशन आए, अभी हमने कल भी बात की, 3 रेजोल्यूशन आए रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। बिल्कुल। स्पीकर साहब चाहते तो उसको रद्द कर देते, वो रूल कोट करके बता देते कि ये भी आ चुका है, दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये एक मतलब एक ही जमात सी लग रही है। तो इसके बाद कुछ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ वहां पे हमारी इतलात के मुताबिक इसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो रेजोल्यूशन है वहां पे मतलब रद्द किए गए। फिर बाकी जो रेजोल्यूशन वहां पे लाए गए थे 130-133 के करीब रेजोल्यूशन वहां पे थे, तो जिसमें 7 और 7 14 रेजोल्यूशन ही आ गए, बाकी सारे फेंक दिए गए। आमतौर पर ये इस मौके पे बयानबाजियां करते हैं अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी के खिलाफ। अभी वो तेज तरार बयानबाजियां हमने नहीं देखी, थोड़ी सी शिकायतें कर रहे हैं खफीफ लहजे में, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजियां नहीं वो नहीं देखी। हाँ, वो हम आपने नहीं देखा। दूसरी बात, इसमें एक इम्पोर्टेंट और बात है, वो ये कि यहाँ पे कुछ पार्टीज हैं अदर देन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस, जिन पार्टीज को इनको ये स्ट्रीट जार्गन में हमारे लोग इनको बीजेपी की ए टीम, बी टीम, इस तरह की मतलब इस तरह के लेबल पे लगा लेते थे। वो पार्टीज चूंकि इलेक्शन में मैदान मारने में नाकाम रही, 1-2 ही इनके चुन के लोग आए 90 के हाउस में,
तो वो मुझे लग रहा है जाती तौर पे वो काफी हद तक मार्जिनलाइज हो चुके हैं, उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं लग रही है। दो पार्टीज में से एक एक आदमी तो चुन के आया, एक पार्टी वो है जहां से एक भी आदमी चुन के नहीं आया, हालांकि इसमें बहुत वरिष्ठ ये जो पॉलिटिशियंस थे उस पार्टी में एक भी चुन के नहीं आया। मुझे जाती तौर पे ये इंडिकेशन इसमें मिल रही है कि मरकज की तरफ से भी जो इनको, जैसे कि आपने देखा कि दोनों इलेक्शंस के दौरान इनको काफी वहां से पैट्रोनेज मिल रही थी दिल्ली से, वो लग रहा है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है या कम से कम सस्पेंड हो गई है, अभी वो दिखने में नहीं आ रही है। और जो यहाँ से ये लोग जाते दिल्ली में होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिल लेते, फिर बयान जारी करते, इसके बरक्स ये लोग कुछ बयान उनके खिलाफ ही देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी हद तक मार्जिनलाइज हो गए हैं। तो दिल्ली में शायद यह रियलाइजेशन बढ़ रहा है कि हमें देर सवेर उन्हीं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही कश्मीर के मामले को निपटाना पड़ेगा जो यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं, जिनके खिलाफ वो बता रहे थे कि ये डायनास्टिक पार्टीज है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खासतौर से शामिल थे। ये लग रहा है कि उनकी सोच में भी किसी न किसी हद तक तब्दीली आ चुकी है। हालांकि ये होता है कि चीफ मिनिस्टर को लाजिमी तौर पे ऑफिशियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना होता है, जैसे कि सोनमर्ग वाली टनल के मौके पे प्राइम मिनिस्टर के साथ उमर अब्दुल्ला थे। अभी 19 अप्रैल को जो इनॉग्रेशन होगा हमारे, उसमें भी ये वहां पे होगा। और जब इस पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का इनॉग्रेशन हुआ था उस वक्त आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती भी वहां पर थी। बिल्कुल, खैर उस समय तो अलायंस गवर्नमेंट भी थी जब तो ये मतलब होता है यहाँ तो प्रोटोकॉल है। हाँ, ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन इस प्रोटोकॉल के पीछे हमें ये लग रहा है कि जो इन्होंने एकदम बीजेपी ने और मरकजी क़यादत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंग करने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, इनके खिलाफ बयानात और बाकी सारी चीजें वो उन्होंने एकदम बंद कर ली हैं। कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि इंस्ट्रक्शंस बीजेपी को भी है कि उनको ज्यादा तंग ना करें, ये लग रहा है कई लोगों को। तो चलिए, अगर बीजेपी ज्यादा तंग नहीं कर रही है तो कश्मीर की पार्टियां अपने दोस्तों दुश्मनों के साथ इफ्तार की फिलहाल पार्टीज में शामिल हो रहे हैं। पवन जी, एक छोटा सा सवाल आपसे चलते चलते कि इन इफ्तार पार्टियों के मिलन का पॉलिटिक्स पर आगे कोई असर दिखेगा या सिर्फ इफ्तार पार्टियों तक ही महदूद है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टियों की सोच क्या है, आप कौन सी पार्टी के साथ मिल रहे हैं, क्या क्या आपके जो इस समय सरकार के भीतर मुद्दे हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें इन सबकी आपस में सहमति बन सकती है। अगर उस तरीके से सोचा जाए तो ये नजदीकियां जो है, जो पॉलिटिकली अच्छी भी हैं और इसके ऊपर असर भी पड़ेगा। अगर वही चीज आ जाती है कि हम सेंटर की ही मानेंगे, स्टेट के हिसाब से जो बाकी पार्टीज हैं उनके साथ उसी तरीके से चलेंगे, तो फिर ये महज एक दिखावा होगा। तो अल्टीमेटली बात यही है आज के विचार विमर्श में कि इफ्तार पार्टी में तो दिख रहे हैं साथ साथ, क्या आगे भी बढ़ेगी कोई बात? तो फिलहाल आज के विचार विमर्श में इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।